तो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे, तो अब फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 8 की स्टोरी को, जिसका टाइटल है द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर। तो चलो जल्दी से इस स्टोरी को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस यहाँ अपलोड होते रहता है। कमेंट करके बताओ तुम्हारे हाफ ईयरली में कितनी परसेंटेज बनी है, और जो एक्चुअल परसेंटेज आई है वही कमेंट करना। चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोरी में एक हेडिंग है, इसमें बताया गया कि ज्वेलर का जो असिस्टेंट है वो सतर्क रहने के कारण एक एक्सपेंसिव रिंग को चोरी होने से बचा लेता है। कहानी पढ़ते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विलियम मॉरिस। तो ये स्टोरी का एक कैरेक्टर है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नाम है विलियम मॉरिस। आई एम एन वेरी ऑर्डिनरी मैन एक्सेप्ट दैट आई यूज माई आईज एंड माई कॉमन सेंस मोर देन मोस्ट पीपल डू। ये बोल रहा है कि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, बस ये अपनी आंखों को और अपने कॉमन सेंस को दूसरे से ज्यादा यूज करता है। हालांकि ये तो हम सबको लगता है कि हमारे पास दूसरों से ज्यादा कॉमन सेंस है, तो यही ये कह रहा है। माई हॉबी इज परहैप्स अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। लेकिन इसकी हॉबी जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, ये क्राइम के बारे में या क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ता है। हम सब ने भी क्राइम वाली बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। मुझे तो केजीएफ टाइप की मूवीज बहुत अच्छी लगती है। अगर तुमने देखी है तो कमेंट करके बताओ तुम्हारा बेस्ट सीन कौन सा था। फॉर द पास्ट 30 years आई हैव मेड अ स्टडी ऑफ द क्राइम स्टोरीज ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स from Edgar Allan Poe to Agatha Christie, and here I must say that the stories I have most enjoyed are not those where the detective is an extraordinary person, extraordinarily favored by fortune, but where he is just an ordinary man who uses his eyes and his common sense to the full। तो ये बता रहा है कि ये बहुत सारे ग्रेट ऑथर्स के द्वारा लिखी गई क्राइम स्टोरीज को पढ़ा है, और ये उन कहानियों को सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है जिसमें जो डिटेक्टिव होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता है, वो एक नॉर्मल सा इंसान होता है, बस वो अपनी आंखों को और अपने कॉमन सेंस को पूरी तरह से यूज़ करता है। I love to watch people. Some men love to watch the behavior of birds, others the behavior of fish, but I love to watch how men and women behave। ये बोल रहा है इसे लोगों को देखना काफ़ी पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिड़ियों का बिहेवियर पसंद करते हैं, कुछ लोग मछलियों का, लेकिन इसको मैन और वुमेन के बिहेवियर को देखना काफ़ी पसंद है। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दे डू, द वे दे वॉक, स्पीक एंड प्रे, व्हाट दे ईट, रीड, वियर एंड विश फॉर। इसकी हैबिट है हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, जैसे किस तरीके से वो चलते हैं, बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, और क्या क्या इच्छाएं हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें इसकी हैबिट हैं। Nothing ever escapes my sharp eye. Of course, you cannot learn much from one fact, but if you put 2 or more facts together, you can learn a great deal। ये बोल रहा है एक फैक्ट से आप ज्यादा चीजों को नहीं सीख सकते, आपको बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ मिलाने होंगे, तब जाके आप कुछ बड़ा सीख पाओगे। I admit that I am only guessing at the truth and that my guesses may be wrong. All the same, it is an interesting pastime and I thoroughly enjoy it। ये बोल रहा है कि ये एडमिट करता है कि ये सच को मानता है, लेकिन हो सकता है ये जिसे मानता हो वो गलत भी हो सकता है। हालांकि ये इस चीज को एंजॉय करता है। आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट माई हॉबीज एंड हैबिट्स एंड नाउ आई शैल स्पीक ऑफ माई वर्क। आई एम ए ज्वेलर और मोर एक्यूरेटली अ ज्वेलर्स असिस्टेंट। This may not strike you as anything important or unusual, but when I tell you that I am working for Regniers, I am sure that you will impressed। Everyone knows Regniers, which is famous for antique jewelry that it sells at prices that only the very rich can afford। ये बोल रहा है कि अभी तक मैंने अपने हॉबीज के बारे में बताई हैं, लेकिन अब ये बताने जा रहा है कि ये काम क्या करता है। तो ये एक ज्वेलर का असिस्टेंट है और ये रेगनर्स के लिए काम करता है। रेगनर्स के यहाँ बहुत ही फेमस एंटीक ज्वेलरी बेची जाती है जो केवल बहुत ही अमीर लोग खरीद पाते हैं। और प्रिंसिपल कस्टमर्स आर मिलियनियर्स, ऑयल किंग्स, फिल्म स्टार्स, हीरोज ऑफ द फुटबॉल फील्ड एंड पीपल ऑफ दैट क्लास। The jewels we sell are never less than 300 years old. Some of them have a romantic history. Many had once been the gifts of a prince to some reigning beauty of his time। बोल रहा है इसके जो कस्टमर है वो मिलियनियर्स हैं, जैसे हनी सिंह का गाना था ना, आई एम अ मिलियनियर। उसी तरह इसके यहाँ भी जो कस्टमर आते हैं वो फिल्म स्टार्स होते हैं या फिर फुटबॉल फील्ड के हीरोज होते हैं, जैसे मेसी, रोनाल्डो। इन दोनों में तुम्हें कौन सा पसंद है कमेंट करके बताओ। ये जो ज्वेलरी बेचता है वो 300 साल से भी ज्यादा पुरानी होती है। और कुछ ज्वेलरी के साथ तो रोमांटिक हिस्ट्री जुड़ी होती है, जैसे कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को गिफ्ट कर दिया हो, इस तरह की चीजें। The first thing I do when I get to work in the morning is to put in the window some pieces of jewelry which are always kept in the safe overnight। I was doing this on that eventful day when I noticed a young man standing in front of shop on the opposite side of the street। तो ये मॉर्निंग में सारी ज्वेलरी के पीसेस को विंडोज पे सजा देता है और रात में इन ज्वेलरीज को वापस से निकाल के सेफ रख दिया जाता है। तो ये एक दिन ऐसे ही सजा रहा था, तभी अपने दुकान के सामने रोड के दूसरी साइड एक स्टैंडिंग यंग वुमेन को देखता है। Her eyes were fixed on the display in the shop windows।
and she stood there all the time. It took me to arrange our display quite 15 to 20 minutes. And what do you think she was staring at? Well, the shop is an undertaker's, and in the windows there was nothing but 2 urns for holding the ashes of the dead, and some photographs of gravestones. Her interest in such things struck me at very strange. कह रहा है जो लेडी है वो शॉप के विंडो पे देख रही थी, और जब तक ये अपनी ज्वेलरी को सजा लेता है, 15-20 मिनट बीत जाते हैं, तब तक वो देखते रहती है। और वो जिस शॉप को देख रही थी वो अंडरटेकर का शॉप था। ये WWE वाला अंडरटेकर नहीं है। यहाँ अंडरटेकर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो मरे हुए लोगों का दाह संस्कार करने में हेल्प करता है। विंडो में 2 कलश रखे थे जिसमें मरे हुए लोगों की राख रखी जाती है, और कुछ शमशान घाट के पत्थरों की फोटोग्राफ्स थे। मॉरिस ने जब उस लेडी को देखा तो मॉरिस को काफी अजीब लगता है। द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड, maybe, but she was not wearing black or any other sign of mourning. She was in fact wearing a bright yellow coat with a vivid zigzag pattern running all over it and yellow sandals. तो मॉरिस को लगता है कि उस लेडी का कोई करीबी जो है वो गुजर गया है, लेकिन फिर ये उसके कपड़े को देखता है तो वो उस तरीके का ड्रेस तो नहीं पहनी थी जिससे लगे कि वो दुख में है। इसकी जगह वो एक पीले कलर का चमकता हुआ कोट पहनी थी जिसमें जिगजैग पैटर्न्स था, और वो पीले कलर का सैंडल पहनी थी। I had finished arranging the jewels in the window and was still keeping one eye on the young woman when a man came into our shop. It was immediately planned to me that he was an American, one of the gum-chewing Americans. An American is the easiest of all to pick out. There is his haircut, his tie in so many bright colors, and then so often you find him chewing that dreadful chewing gum. तो ये अपनी ज्वेलरी इसको सजा रहा था, तभी इसके शॉप में एक अमेरिकन मैन आता है और ये बोल रहा है कि अमेरिकन को पहचानना काफी आसान है क्योंकि उनके हेयर स्टाइल से या उनके टाई से जिसपे काफी सारे कलर्स हैं, या फिर उनके च्युइंगम चबाने के तरीके से। हालांकि हमारे यहाँ भी सूर्य कुमार यादव च्युइंगम चबाते हैं, लेकिन ये अपनी बात बोल रहा है कि ये इस तरीके से आसानी से अमेरिकन को पहचान लेता है। He was a big, strongly built man with a red face that showed me drank more than he was good for him. His suit was darkest grey, but his tie was a mixture of exceedingly bright colors. I took him to be about 35 years old. ये बोल रहा है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, उसका फेस पूरा लाल था, ग्रे कलर का सूट पहना था और वो करीब 35 साल का दिख रहा था। गुड मॉर्निंग सर, आई सेड, मे आई हेल्प यू? ये मॉरिस बोल रहा है। वेल, ही सेड, rolling the gum around his mouth and speaking with a strong Yankee accent, I would like to look at some rings. तो जो अमेरिकन मैन है तो अपने मुंह में च्युइंगम को घुमाते हुए बोलता है एक अलग एक्सेंट में कि वो अंगूठी देखना चाहता है। Certainly, sir, is there any particular kind you have in mind? मॉरिस पूछता है कि किस तरीके की अंगूठी आप देखना चाहते हैं। I guess not, he said, just show me some. अमेरिकन बोलता है कि कैसी भी कुछ अंगूठी जल्दी से दिखा दो। I opened the safe and took out a tray of rings to show him and to get some idea what he wanted. He picked out 2 or 3 of them and asked the price of them. I noticed that he was left-handed. It was clear that he knew nothing at all about precious stones and the nature of their setting. The price was the measure by which he judged them. तो मॉरिस पूरी सेफ्टी के साथ रिंग के ट्रे को बाहर निकालता है और उसे कुछ रिंग्स दिखाता है। जो अमेरिकन है वो 2-3 अंगूठियों के दाम पूछता है। मॉरिस से नोटिस करता है कि जो अमेरिकन है वो लेफ्ट हैंडेड है और उसे कीमती पत्थरों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मॉरिस प्राइस बताना स्टार्ट कर देता है। There was one most beautiful ring with diamonds and rubies set in the shape of a flower. It was well over 300 years old and had been in the possession of a royal family. Mr. Regnier had set a very high price on it because he did not really wish to sell it. Mr. Regnier was like that. मॉरिस बता रहा है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग थी जिसमें फ्लावर के शेप में डायमंड्स और रूबीज लगे थे। ये 100 साल से भी पुरानी एक रॉयल फैमिली की अंगूठी थी और मिस्टर रैगनियर जो इस शॉप के ऑनर हैं वो इस अंगूठी को बेचना नहीं चाहते थे, इसीलिए इसका प्राइस बहुत बढ़ा दिए थे। There were some of the jewels that he loved as much as he loved his children. The American preferred this flower ring to all the others, but he complained that the price was too high. He asked to see some other rings, and I showed him 3 more trays, but he was still unsatisfied. His eye then fell on a 4th tray, which was still inside the safe, whose door I had left open. तो मॉरिस बोल रहा है कि जो अमेरिकन है उसे फ्लावर वाली अंगूठी पसंद आती है, लेकिन उसे इसकी प्राइस काफ़ी हाई लगती है। अमेरिकन मॉरिस को कुछ और दिखाने को बोलता है, तो मॉरिस 3 और ट्रे बाहर निकालता है। फिर भी जो अमेरिकन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। उसकी नज़र फिर एक चौथे ट्रे पर पड़ती है जिसको मॉरिस ने बाहर नहीं निकाला था, लेकिन उसका दरवाज़ा खुला था तो उसकी नज़र पड़ जाती है। आई गेस आई वुड बेटर टेक ए लुक एट दोज एज वेल, ही सेड। अमेरिकन बोलता है कि मैं उन अंगूठियों को भी देखना चाहूँगा। I turned to take the tray out of the safe and then turned quickly back again to put the tray on the counter. It was then that I saw that the diamond and ruby ring had disappeared.
तो वो ट्रे निकालने के लिए जाता है और जल्दी से मुड़ के ट्रे बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि जो डायमंड और रूबी से बनी हुई रिंग है वो गायब हो जाती है। आई मेड ए साइन टू मिस सस्काइंड, another assistant, and she came and stood beside me. Then I said to American, I see that you have decided on flower ring, sir. If you will kindly hand it to me, I will find a suitable box for it. तो ये एक और असिस्टेंट जिसका नाम है सस्काइंड उसे इशारा करता है और वो आके इसके साइड में खड़ी हो जाती है। फिर ये अमेरिकन को बोलता है कि सर आपने डिसाइड किया कि फ्लावर वाली रिंग लेंगे तो आप उसे मेरे हाथों में दे दें, मैं उसे डब्बे में करके आपको दे देता हूँ। आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग। मॉरिस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है रिंग लेने के लिए। I haven't decided on anything yet, the American said. I'm not the one who is going to decide. I'm just picking out 2 or 3 rings for my wife to choose from. She will be coming in later this morning to make her choice. अमेरिकन बोलता है मैंने तो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं किया, मैं तो अभी बस देख रहा हूँ 2-4 रिंग जो मैं अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता हूँ। मेरी वाइफ अगले मॉर्निंग आके डिसाइड करेगी कि कौन सा लेना है, मैंने तो अभी कुछ लिया ही नहीं। बट द फ्लावर रिंग वेयर इज इट? आई आस्क्ड इन डिसमे। वो बोलता है कि फ्लावर रिंग फिर कहाँ गई? Then I turned to Miss Suskind. Will you please ask Mr. Regnier to come here? I said. तो फिर वो दूसरी असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ मिस्टर रेगनियर को बुला के लाओ। I came out from my side of counter and began searching for the ring. The American joined in the search and so did Mr. Regnier and Miss Suskind. I could see that Mr. Regnier was most upset but he was doing his best to keep calm. तो वो अपने काउंटर से बाहर आता है और रिंग को ढूंढने लगता है। अमेरिकन भी रिंग को ढूंढ रहा होता है। रेगनियर और जो दूसरी असिस्टेंट सस्काइंड थी वो भी रिंग को ढूंढने लगती है। मिस्टर रेगनियर जो थे वो सबसे ज़्यादा दुखी थे लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे थे अपने आप को शांत रखने की। देन मिस सस्काइंड सेड, आई थिंक दैट यू आउट टू लुक इन टर्न अप्स ऑफ हिज ट्राउजर्स। सस्काइंड कहती है कि इसका ट्राउजर्स को ऊपर उठा के चेक करो। द सजेशन वाज रीजनेबल वन। It is quite easy for something small to drop in the turns up of a trouser leg. And Miss Suskind, who is a very kind person, meant him no harm, but he turned on her with a very ugly look. His face turned even redder than before, and I noticed that he had stopped chewing. Miss Suskind काफ़ी kind person थी। वो इस तरीके से चेक कर रही थी ताकि अमेरिकन को कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो अमेरिकन था वो काफ़ी अगली लुक दे रहा था। उसका फेस पहले से ज़्यादा लाल था और वो च्युइंगम चबाना भी बंद कर दिया था। जब जब च्युइंगम चबाने का बात होता है हमको सूर्य कुमार यादव का याद आने लगता है। His jaw moved as if he were a fierce dog ready to bite. It was a dangerous moment and I felt afraid. But Miss Suskind stood that perfectly calm. Then the American bent down and felt round his turn-ups, and I helped him too. But there was nothing there. तो जो अमेरिकन था वो अपना मुंह इस तरीके से बनाया था जैसे लग रहा था कोई कुत्ता काटने के लिए तैयार हो। वो मूवमेंट काफ़ी डेंजरस और डरावना था, लेकिन जो मिस सस्काइंड थी वो काफ़ी शांत थी। अमेरिकन झुकता है, उसकी चेकिंग की जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता है। द अमेरिकन लाफ्ड। आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन इट, ही सेड। अमेरिकन हंसते हुए बोलता है कि हैं, मुझे तो लगा कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने चुरा लिया। ओह नो सर, ऑफ कोर्स नॉट, मिस्टर रेगनियर प्रोटेस्टेड। ऑफ कोर्स आई डू नॉट सस्पेक्ट यू, but when I report the matter to the insurance company, I shall have to inform them that I made a thorough search even on you, sir, if you will excuse me. मिस्टर रेगनियर बोलते हैं कि नहीं सर, हम आप पे शक थोड़ी कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कि हमने रिंग को अच्छी तरह से सर्च किया है, तो इसीलिए अगर आप बुरा ना माने तो आपकी तलाशी करना चाहते हैं। ओके, said the American and went off quite cheerfully to Mr. Regnier's office, where Mr. Regnier searched throughout his clothes without finding any trace of the ring. तो वो मिस्टर रेगनियर के साथ उनके ऑफिस में जाता है। मिस्टर रेगनियर अच्छी तरह से उसके सारे कपड़े को सर्च करते हैं, लेकिन वहाँ अंगूठी का नामो निशान नहीं मिलता है। While this was happening, another customer came in. It was the young woman who had been looking at the funnel display in the undertaker's window for such a long time. Her coming in at this moment struck me as rather strange. इसी दौरान वो जो लेडी थी जो दुकान के बाहर खड़ी थी वो अंदर आती है और ये देख के मॉरिस को काफ़ी अजीब लगता है। I looked at her across the counter and noticed several things. Her handbag was one of the expensive kind, but it was old and worn and very shabby. The same was true for her clothes. Clearly, she had been well off once, but now she was living in poverty. She had not come here to buy anything. More likely, she had come with something to sell. तो वो काउंटर पे जाके उसको देखता है और कुछ चीज़ें नोटिस करता है। उसका जो हैंडबैग था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया था। उसका कपड़ा भी काफ़ी पुराना हो गया था। तो ये देख के साफ साफ लग रहा था कि पहले ये बहुत अमीर थी, अब गरीब हो चुकी है। तो ये यहाँ कुछ खरीदने तो नहीं आई है, हो सकता है ये कुछ बेचने आई हो।